शरद ऋतु का वो मौसम जिन दिनों पता चलता है कि रानी सुमित्रा गर्भवती है, जिसे सुनकर महाराज बहुत ही खुश होते हैं। महाराज और महारानी दोनों ही माँ काली के बहुत ही बड़े भक्त होते हैं और माँ काली का आशीर्वाद भी उन दोनों के ऊपर और राज्य के ऊपर हमेशा बना रहता है। हाँ, हे माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी पत्नी अब गर्भवती है। आपने हमेशा से ही मेरी ये हर इच्छा पूरी किया है और अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे राज्य के ऊपर हमेशा बनाए रखा। अब बस मेरी एक इच्छा है कि मुझे पुत्री की प्राप्ति हो। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगी। जय माँ, जय माँ। ऐसा कहते ही अचानक से माँ के गले से एक पुष्प गिर जाती है। देखा सुमित्रा, आपने देखा, माँ ने स्वयं पुष्प को गिरा के हमें आशीर्वाद दिया है। अब तो पूरा विश्वास है हमें कि माँ के आशीर्वाद से हमें पुत्र ही प्राप्त होगी। जी महाराज, हमें भी ऐसा ही लगता है। आपकी वर्षों की इच्छा अवश्य पूरी होगी, आप निश्चिंत रहें। माँ के आशीर्वाद मिलने से वो दोनों ही निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि महाराज की वर्षों से ये इच्छा रही है कि उनकी एक पुत्री हो, जो माँ के आशीर्वाद से अब पूरी होने वाली होती है। और देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और महाराज को पुत्री की प्राप्ति भी होती है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। माँ की कृपा से आपको पुत्री की प्राप्ति हुई है, और वो भी दो। पुत्र की प्राप्ति हुई है, वो भी दो। ये तो अत्यंत खुशी की बात है। हमने तो माँ से एक ही पुत्री की इच्छा रखी थी, पर माँ ने तो हमें 2 पुत्री दे दी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम आज बेहद खुश हैं, बेहद खुश हैं। वो सब तो ठीक है महाराज, पर एक विचित्र घटना घटी है। विचित्र घटना? ऐसा क्या हुआ है दाई? पता नहीं कैसे, पर आपको एक पुत्री काली प्राप्त हुई है। काली प्राप्त हुई है? आप ये क्या कह रही हैं दाई माँ? भले हमें काली पुत्र कैसे प्राप्त हो सकती है? ये तो असंभव है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद ही चलकर देख ले महाराज। दाई के ऐसा कहते ही महाराज स्वयं कमरे के अंदर जाते हैं और जाते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक पुत्री बेहद खूबसूरत और प्यारी होती है, पर दूसरी पुत्री काली होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा निशान भी होता है। ये क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरी पुत्री काली कैसे हो सकती है? अगर राज्य में किसी को ये बात पता चली कि हमारी एक पुत्री काली है तो हमारी नाक कट जाएगी। दाई माँ, एक बात बताइए, क्या महारानी सुमित्रा को ये बात पता है कि उनकी 2 पुत्री हुई है? नहीं महाराज, महारानी तो बेहोश है, उन्हें ये सब नहीं पता है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा दाई माँ, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बात किसी को पता ना चले। ठीक है? ठीक है महाराज, जैसे आप कहें। तो सुनिए, आप किसी को भी ये बात नहीं बताइएगा कि महारानी को 2 पुत्रियां हुई थी। सभी को यही बताना कि महारानी को एक ही पुत्री हुई थी और ये सुंदर और प्यारी बच्ची ही होगी। अब आप समझ गई ना? पर फिर इस काली बच्ची का क्या होगा महाराज? इसे आप कहीं जंगल में छोड़ आइए, और हाँ, इस काम के बदले आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। आपका धन्यवाद महाराज। तो ठीक है, जैसा आप चाहते हैं ठीक वैसा ही होगा। आप निश्चिंत रहे महाराज, किसी को भी कानो कान इस बारे में खबर नहीं होगी। महाराज के ऐसा कहते ही दाई उस काली बच्ची को लेकर जाती है और घने जंगल में छोड़ आती है, और महल में सभी को यही बात बताया जाता है कि महाराज को केवल एक ही पुत्री हुई थी, और महारानी सुमित्रा भी अपनी पुत्री को पाकर बेहद ही खुश थी। वहीं दूसरी तरफ वो काली बच्ची बहुत ही जोर जोर से रो रही थी, पर घना जंगल होने के कारण किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और तभी उस जंगल से एक भिखारी, जिसका नाम मगन होता है, वो पार हो रहा होता है। हे माँ,
पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर्म किए हैं जो आप मुझे ये दिन दिखा रही हो। मुझे भीख मांगकर खाना अच्छा नहीं लगता, पर कोई मुझे काम पर भी रखना भी तो नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं माँ? अगर आप सुन रही है तो मेरी विनती है आपसे, कृपया कर मेरी मदद करे। मैं भीख मांग कर अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ। दया करे माँ, दया करे। मगन माँ से दया की भीख मांग ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये क्या? इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये कोई मेरा भ्रम तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ये तो सच में किसी बच्चे की रोने की आवाज है। मुझे चलकर देखना चाहिए। हाँ। मगन रोने की ध्वनि का पीछा करते हुए जाता है और देखता है कि एक काली बच्ची सच में वहाँ रो रही है। ये क्या? यहाँ तो सच में एक बच्ची है, और इसके माथे पर ये अजीब सा निशान कैसा? और इतनी छोटी सी बच्ची भला कोई इस घने जंगल में कैसे छोड़ सकता है? ये काली है, सिर्फ इसलिए इसे इस घने जंगल में छोड़ दिया गया। माँ, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हे माँ। मगन को उस बच्ची को देखकर बहुत ही दया आने लगती है, पर उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उस बच्ची को वो चाह कर भी अपने पास नहीं रख पाता है। माफ करना बच्ची, पर मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। मेरी हालात पहले से ही बहुत खराब है। अगर मैंने तुझे भी अपने साथ ले लिया तो मुझे मेरे साथ यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा तुझे, और भीख मांग कर ही गुजारा करना पड़ेगा बेटी। मगन ऐसा कहते ही वहाँ से जाने लगता है, पर वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से मगन को उसे ऐसे इस घने जंगल में छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। हे माँ, आपने मुझे ये किस धर्म संकट में डाल दिया। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो पता नहीं इसका क्या होगा, और अगर मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ तो इसे मेरी तरह भीख मांगनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता। पर इस घने जंगल में ऐसे ही छोड़ देने से तो अच्छा ही होगा कि मैं इसे साथ लेकर चला जाऊं। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे इसे अपने साथ ही ले जाना चाहिए। हाँ। मगन ने कैसे भी करके अपने मन को मना लिया। और उस बच्ची को लेकर गांव चला गया। मगन के गांव में जाते ही एक अफवाह गांव में बहुत तेजी से फैल रही थी, जिसके बारे में गांव के दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और मगन भी सुन रहा होता है। अरे मित्र, कितनी खुशी की बात है कि हमारे महाराज को पुत्र की प्राप्ति हुई है। महाराज की वर्षों की इच्छा पूरी हो गई है। ओ मित्र, पर तूने तो सुना क्या कि महाराज की 2 पुत्री हुई थी, उसमें से एक काली पैदा हुई थी, जिस वजह से महाराज ने उसे जंगल में दाई माँ के हाथों छोड़ दिया। अरे ये सब तो एक अफवाह है। जो महाराज से जलते हैं या उनकी खुशी नहीं चाहते वो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। तुम इन सब अफवाहों पे ध्यान मत दो, ये सब कहीं सुनी बातें हैं और कुछ नहीं। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो मित्र, मुझे भी ये सुनी सुनाई बातें लगती है। हाँ। उन दोनों की बातें सुनकर मगन को सब समझ में आने लगता है। अच्छा, तो अब मेरी समझ में आ रहा है, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, ये सच है। पर अगर किसी को ये बात पता चली कि महाराज की सच में 2 पुत्री हुई थी तो पता नहीं क्या होगा। महाराज तक ये बात पहुंची तो शायद वो इस बच्ची को जिंदा भी ना रहने दे। इसलिए मुझे अब इस राज्य को छोड़ देना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि ये बच्ची सुरक्षित रह सके। हाँ। मगन ने अपना मन बना लिया था और वो उस बच्ची को गांव वालों से छुपते छुपाते जंगल के रास्ते से दूसरे राज्य की ओर जाने लगता है। कुछ देर तक चलने के बाद मगन को रास्ते में एक धन से भरी हुई पोटली मिलती है, और वो पोटली एक बरगद के पेड़ के नीचे माँ काली की मूर्ति के आगे गिरी हुई होती है। ये क्या? ये तो धन से भरी हुई पोटली है, पर इसे यहाँ किसने छोड़ा होगा? लगता है किसी के हाथों से गिर गई होगी।
पर भला इस घने जंगल में कौन आया होगा? अब ये पोटली मैं किसे दूं? हाँ, तभी मगन की नजर माँ काली पर जाती है और उसे सब समझ में आने लगता है। माँ, तो क्या यह पोटली आपने यहाँ रखी है? आपका धन्यवाद माँ। लगता है ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं, इसके ऊपर तो स्वयं माँ का आशीर्वाद है। मुझे विश्वास है कि इसके आने से मेरा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। माँ, मैं वादा करता हूँ इस बच्ची को मैं अपनी पुत्री जैसा ही प्यार दूंगा और किसी राजकुमारी की तरह ही इसे पालूंगा। बस आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। ऐसा कहते ही मगन उस बच्ची को लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। मगन के उस बच्ची को ले जाने के ठीक 5 वर्ष बाद ही राज्य में अचानक से ही अकाल पड़ जाता है। धीरे धीरे राजकोष भी खाली होने लगता है और राज्य की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। मंत्री, ये हमारे राज्य में क्या हो रहा है? अचानक 5 वर्षों में राजकोष खाली होने लगे। राज्य में जहां हर साल इतनी बारिश होती थी और इतने फसल उगते थे, धीरे धीरे अकाल पड़ने लगे और राज्य की हालत भी अब पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे ये राज्य बर्बादी की ओर जा रही है। मंत्री जी, कुछ करिए। हमें भी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति हमें कोई इशारा दे रही है जिसे हम समझ नहीं पा रहे महाराज। तो ऐसे में हम क्या करें मंत्री जी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, जहाँ तक मुझे लगता है हमें इस विषय में राजगुरु से बात करनी चाहिए। अब वही है जो इस विषय में हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, तत्काल राजगुरु को यहाँ बुलाया जाए। मंत्री जी के सुझाव से राजगुरु को तत्काल ही महल बुलाया जाता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर, आइए, आप ही का इंतजार था। सबसे पहले तो आप हमें क्षमा कीजिएगा कि आपातकालीन पर ही हमें आपको बुलाना पड़ा, परंतु बात ही ऐसी थी कि हम क्या करते। कोई बात नहीं महाराज, हम समझ सकते हैं आपने आपातकालीन में ही हमें बुलाया। इसकी कोई तो खास वजह अवश्य होगी महाराज। जी गुरुवर, असल में हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारे राज्य की क्या हालत चल रही है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक से इन 5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि राज्य की हालत बिगड़ती जा रही है। क्षमा कीजिएगा महाराज, पर इसकी असली वजह तो और कोई नहीं बल्कि आप ही है महाराज। हम ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? भला हम इस राज्य की बर्बादी का कारण कैसे हो सकते हैं? है क्योंकि अपने माँ काली के दिए हुए आशीर्वाद को ठुकराया है। हाँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा गुरुवर, कृपया कर विस्तार से बताइए। जैसा आप कहे महाराज। तो महाराज, क्या आपको वो दिन याद है जब 5 वर्ष पहले आपको संतान की प्राप्ति हुई थी, जिसमें आपको एक साथ 2 पुत्रियां हुई थी? जी, पर आपको कैसे पता कि मेरी 2 पुत्रियां हुई थी? मैंने ये बात किसी को पता नहीं चलने दी गुरुवर। अब शायद भूल रहे हैं महाराज कि मैं कौन हूँ। मेरे आंखों में से कुछ नहीं छुपा है और ना ही कुछ छुपेगा, क्योंकि वर्षों की तपस्या से मुझे ये दिव्य दृष्टि मिली है और इसलिए राज्य में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब मुझे पहले से ही पता होता है महाराज। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुवर, मैं भूल गया था कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। वो सब छोड़िए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या आपको याद है 5 वर्ष पहले आपको 2 पुत्रियां हुई थी? हाँ गुरुवर, अच्छे से याद है, पर उसमें से एक काली पैदा हुई थी और इसलिए मैंने दाई से कहकर उसे जंगल में भिजवा दिया था। यही तो आपने सबसे बड़ी भूल की थी महाराज। आप माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं और माँ ने आपकी भक्ति को देखते हुए आशीर्वाद स्वरूप अपना ही एक अंश आपको पुत्री के रूप में दिया था, परंतु आपने उस काली कहकर उसका अपमान किया और उसे जंगल भिजवा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? तो क्या इसलिए मेरी दूसरी पुत्री का रंग काला था?
हाँ महाराज, और आपने बिना सोचे समझे ही उसे अपने घर से बाहर कर दिया। उस दिन आपके ऊपर से माँ का आशीर्वाद हट गया और फिर उसे एक भिखारी ने पनाह दे दी और इस राज्य से बाहर लेकर चला गया, जिससे माँ का आशीर्वाद इस राज्य से हमेशा हमेशा के लिए हट गया। और जिस राज्य में माँ का आशीर्वाद ना हो, वो राज्य कितने वर्षों तक टिक पाएगा महाराज? ये क्या, हमसे तो जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। गुरुवर, अब हम क्या करें? कृपया करके हमें मार्ग दिखाइए, हमें मार्ग दिखाइए गुरुवर। आपके पास केवल और केवल 20 वर्षों का समय है महाराज। अगर आप इन 20 वर्षों में उस काली पुत्री को नहीं ढूंढ पाते और इस राज्य में नहीं ला पाते, तो ये राज्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा महाराज, और इस राज्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी भूल के कारण इस राज्य को कुछ होने नहीं दे सकता हूँ। मैं उसे ढूंढकर इस राज्य में वापस लेकर ही आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ। महाराज अपनी भूल को मानते हुए अपनी दूसरी पुत्री को खोजने का फैसला करते हैं। और सैनिकों और अपने गुप्तचरों से कहकर उसे ढूंढने को कहते हैं। और देखते ही देखते 15 वर्ष बीत जाते हैं, पर कोई भी उस काली बच्ची को ढूंढ नहीं पाता है। और वहीं दूसरी तरफ काली भी बहुत ही बड़ी हो चुकी होती है। काली, अरे ओ काली, कहाँ पर है? जरा बाहर तो आना। हाँ आई बाबा। क्या हुआ बाबा, सुबह सुबह आप बाहर क्यों बुला रहे हो? कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, मैं कुछ सामान और मिठाइयाँ लाने जा रहा हूँ। हाँ, तू भी तैयार होकर रहना, लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। हाँ। लड़के वाले आकर भी क्या करेंगे बाबा? अभी तक जितने भी लड़के मुझे देखने आए, सबने मेरी काली सूरत देखकर मुझे मना कर दिया। ये भी कर देंगे? अरे नहीं नहीं पुत्री, ऐसा नहीं कहते। देखना, एक न एक दिन तुझे कोई अच्छा सा योग्य वर जरूर मिलेगा, जो तेरी सूरत से नहीं बल्कि तुझसे प्यार करता हो। हाँ। दूसरों से अब क्या ही उम्मीद करूं मैं, जब खुद मेरे पिता ने ही मेरी सूरत को देखते हुए मेरा नाम काली रख दिया हो। ये क्या बोल रही हो काली? तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने तुम्हारा नाम सूरत देखकर रखा है? तो आप ही बताओ कि दुनिया में इतने सारे नाम हैं, फिर भी आपने मेरा नाम काली ही क्यों रखा? अरे वो तो इसलिए क्योंकि तू मुझे काली माँ के कृपा से मिली थी। तू काली माँ का दिया हुआ एक आशीर्वाद है बेटी, और मैंने तेरा नाम तेरी सूरत की वजह से नहीं बल्कि माँ के नाम पर रखा है। अच्छा, वो सब छोड़, अभी बहुत काम करना है, लड़के वाले आ रहे होंगे, तू भी तैयार होकर रहना, ठीक है? और वो तुझे आज जरूर पसंद करेंगे, देख लेना। हाँ। मगन ऐसा कहते ही वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं और वो काली की सूरत देखकर वो घर के बाहर से ही चले जाते हैं। और ये देखकर काली को बहुत ही खराब लगता है। एक तरफ काली की शादी नहीं हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ राज्य की हालत खराब होते ही जा रही थी। काली को ना ढूंढ पाने की वजह से राज्य अब बर्बादी के चरम सीमा पर पहुंच गया था, जिस वजह से राजगुरु को फिर से बुलाया जाता है। गुरुवर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी दूसरी पुत्री को कैसे ढूंढें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा गुरुवर, अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसा तो होना ही था महाराज। अगर आप सब मिलकर भी उस बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता है कि माँ नहीं चाहती कि आप में से कोई भी उसे ढूंढे। वो आप सबसे बेहद रुष्ट है, और जब तक माँ नहीं चाहेगी तब तक आप में से कोई भी चाह कर भी उस बच्ची को नहीं ढूंढ पाएंगे महाराज। तो अब हम क्या करें गुरुवर? आप ही मार्ग दिखाइए। इसका केवल एक ही उपाय है, राजकुमारी। राजकुमारी? भला राजकुमारी इसमें क्या कर सकती है गुरुवर? राजकुमारी और वो बच्ची दोनों का जन्म एक ही दिन और एक ही साथ हुआ था। दोनों जुड़वा बहनें हैं और दोनों ही माँ काली की कृपा से हुई थी, इसलिए राजकुमारी ही है जो उस बच्ची को ढूंढ सकती है महाराज। और उनके साथ आपको किसी ऐसे को भेजना पड़ेगा जिसका राजमहल से कोई संबंध ना हो, और
पर वो राजकुमारी की रक्षा कर सके और युद्ध कला में निपुण हो। पर राजकुमारी को भेजने के लिए तो हमें राजकुमारी को सब सच बताना पड़ेगा। क्या वो ये सब जानकर हमें कभी माफ करेगी? महाराज, मुझे नहीं लगता कि अभी ये सब सोचने का समय है। हमारे पास हमें राज्य को बचाने के लिए राजकुमारी को भेजना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो करना पड़े। महाराज, सही कहा मंत्री जी, हमें ये करना ही पड़ेगा। मंत्री जी के हौसला देने के बाद महाराज राजकुमारी को सब सच विस्तार से बता देते हैं, जिसे सुनकर राजकुमारी आश्चर्य में पड़ जाती है। उन्हें ये जानकर बेहद दुख पहुंचता है। ये क्या पिताश्री, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने मेरी बहन को अपने से दूर सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो काली थी, मेरी तरह सुंदर नहीं थी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी पुत्री, और हमें इस बात का बेहद अफसोस भी है। पर अभी इन सब बातों को भूलकर अपनी बहन को ढूंढो, नहीं तो ये राज्य जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारी भूल की वजह से इस राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो या ये राज्य बर्बाद हो जाए। राजकुमारी इस विषय में काफी सोचती है और मान जाती है। ठीक है, मैं इस राज्य के लिए अपनी बहन को वापस लाने के लिए उसे ढूंढने जाने के लिए तैयार हूँ। पर याद रखिएगा पिताश्री, मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया है और शायद कभी भी कर नहीं पाऊंगी। वो सब तो ठीक है महाराज, पर अब सवाल ये आता है कि राजकुमारी के साथ आखिर जाएगा कौन? उसकी चिंता मत करिए गुरुवर, राजकुमारी के साथ मेरा पुत्र आर्या जाएगा। चूंकि मेरी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसलिए वो बचपन से ही नानी के यहाँ रहता आया है और वो युद्ध कला में काफी माहिर है और इस महल से उसका कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है तो यही उचित रहेगा महाराज। ऐसा कहते ही राजकुमारी सबसे पहले साधारण लोगों की तरह तैयार हो जाती है, ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो राजकुमारी है और उनके साथ मंत्री जी का पुत्र आर्या है। वो दोनों ही जंगल के रास्ते से किसी साधारण व्यक्ति की तरह ही जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मुझे खुद की नहीं, राज्य की चिंता है और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मेरी कोई बहन भी है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अच्छा, हम दोनों आपकी बहन को खोजने के लिए निकल तो गए हैं, पर हम उन्हें खोजेंगे कैसे? आपने कुछ सोचा है? नहीं, राजगुरु ने तो बस इतना बताया कि मेरी बहन दूसरे राज्य में है, अब वहीं जाकर पता चलेगा। अरे पर इतने बड़े राज्य में हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? इतने सारे लोग ना ढूंढ पाए तो आप कैसे ढूंढेंगी राजकुमारी जी? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। वो मेरी बहन है तो मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। उसके बाद राजकुमारी और आर्या दोनों ही दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं, परंतु राज्य पहुंचने के 1 महीने बीत जाने के बाद भी काली नहीं मिलती है। राजकुमारी जी, अब तो 1 माह बीत चुके हैं, पर आपकी बहन तो मिल ही नहीं रही। मुझे तो लगता है कि हमें चलना चाहिए, शायद वो इस राज्य से कहीं और चली गई हो। नहीं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। राजगुरु की बात कभी भी गलत नहीं होती है। अगर राजगुरु ने कहा है कि मेरी बहन इसी राज्य में है तो यही होगी। पर राजकुमारी, हमने तो पूरा राज्य छान मार लिया, पर वो तो कहीं नहीं मिल रही। ऊपर से इससे पहले भी कई लोग आए, उन्हें भी नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ होगी। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो इसी राज्य में है लेकिन कहीं छुप के हो। पर वो छिपके कहाँ हो सकते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? जंगल। जंगल? हाँ, जंगल ही ऐसी जगह है जहाँ वो आराम से छिपके रह सकते हैं। इस पूरे राज्य में कम से कम 4 जंगल हैं, जिनमें से हमने एक जंगल को पार करके ही यहाँ तक आए हैं और हमें रास्ते में कोई नहीं मिला। यानी अब हमें केवल और 3 जंगल को एक बार अच्छे से देखना होगा। मेरा दिल कह रहा है, हो ना हो मेरी बहन जंगल में ही होगी। चलिए तो एक बार आपके दिल की भी बात मान लेते हैं। पर आप कहीं नहीं जाएंगी? पर हम क्यों कहीं नहीं जाएंगे? क्योंकि मैं आपकी बहन को अकेले ढूंढने जाऊंगा
जंगल में बहुत सारे खतरे होते हैं और ये खतरा मोल नहीं ले सकता हूं मैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कुछ हो जाए, इसलिए आप यहीं रहिए। मैं आपके ठहरने की व्यवस्था कर देता हूँ। आर्या ऐसा कहते ही राजकुमारी को उसी राज्य में ही छोड़कर जंगल में चला जाता है। वो उन 3 में से दोनों जंगलों में जाता है, पर उसे काली कहीं नहीं मिलती है। मुझे तो पहले से पता था कि राजकुमारी की बहन इस राज्य में है ही नहीं। अब आखिरी जंगल बचा है, उसे भी देख ही लेता हूँ। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और राजकुमारी की बहन मिल जाए। ऐसा कहते ही आर्या आखिरी जंगल चला जाता है। वो जंगल बाकी के 3 जंगलों से थोड़ा खतरनाक था, लेकिन इस बात से अनजान आर्या उस जंगल में रुककर आराम करने लग जाता है और उसकी आंख लग जाती है और कुछ देर बाद एक जहरीला सर्प उसके पास आ जाता है और आर्या को डस लेता है। अरे ये क्या? ये तो एक सर्प है, दिखने में बहुत जहरीला लग रहा है। इसने मुझे डस लिया, इसका मतलब अब मैं नहीं बच पाऊंगा। पता नहीं राजकुमारी का क्या होगा। मैंने वादा किया था कि मैं उनका ध्यान रखूंगा, पर लगता है कि मैं वो वादा निभा नहीं पाऊंगा। आर्या को एक जहरीले सर्प ने काटा होता है, जिस वजह से वो जल्दी बेहोश हो जाता है। पर फिर अचानक से ही उसकी आंखें खुलने लग जाती हैं। जब वो आंख खोलता है तो देखता है कि वो किसी और के घर पर बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके पास एक लड़की होती है। आखिरकार आपकी आंख खुल ही गई। आप ठीक तो है ना? आपको एक जहरीले सर्प ने काट दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहीं से गुजर रही थी तो आपको देखा और तुरंत आपका इलाज किया, नहीं तो आज आप बच नहीं पाते। ये क्या मैं जो देख रहा हूँ, क्या वो सच है या सपना? इसका चेहरा काला है और इसके माथे पर एक अजीब सा निशान भी है। हो ना हो यही राजकुमारी की बहन है। मतलब राजकुमारी का अंदाजा बिल्कुल सही था। ये जंगल में ही छुप कर रह रही है, इसलिए अब तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। अरे आप सुन भी पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे मैं कितनी देर से बेहोश था? जहर का असर बहुत ही गहरा था, इसलिए आप 2 दिनों से बेहोश ही थे। क्या कहा? 2 दिन से बेहोश था? अरे नहीं, मुझे जल्दी से जाना होगा, वो मेरी चिंता कर रही होगी। अरे रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। जरा आपकी हालत तो देखिए। आप इस हालत में बाहर जाएंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको आराम की सख्त जरूरत है। पर समझने की कोशिश करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने कहा ना कि आपको आराम की जरूरत है। अच्छा तो ठीक है, मैं कब तक यहाँ से जा सकता हूँ? आज तो बिल्कुल भी नहीं। अगर जाना ही है तो कल जा सकते हैं। क्या कहा? कल? पर तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हैं और आप अभी घायल हैं, तो चिंता तो होगी ही ना। तुम तो बहुत जिद्दी हो, पर दिल की भी बहुत अच्छी हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम इस जंगल में अकेली रहती हो? अरे नहीं नहीं, मेरे बाबा भी रहते हैं मेरे साथ में। बाबा? मतलब इस इंसान ने इसे गोद लिया होगा जिसे ये बाबा कह रही है। अच्छा तो क्या मैं तुम्हारे बाबा से मिल सकता हूँ? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर वो अभी बाहर गए हैं, आते ही होंगे। तभी अचानक से ही मगन राजकुमारी के साथ घर पर आता है। अरे काली, इन्हें होश आ गया क्या? हाँ बाबा, ये तो अभी अभी होश में आए हैं। वो सब तो ठीक है राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो मैंने राज्य में ही रुकने को कहा था ना। हाँ, पर तुम 2 दिनों से वापस ही नहीं आ रहे थे। मुझे चिंता होने लगी थी, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गई, पर खो गई और तभी ये मिले और अपने घर लेकर आ गए। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम 2 दिनों से बेहोश क्यों थे? राजकुमारी, आप राजकुमारी है और आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। असल में इन्हें एक जहरीले सर्प ने काट लिया था, जिसका असर 2 दिनों तक रहा। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है। वो सब छोड़ो और काली, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।
तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं यहाँ। क्या कहा? लड़के वाले आए हैं? वो भी फिर से? इस बार मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होने वाली बाबा। हर बार लड़के वाले मुझे देखने आते हैं और हर बार वो मेरे चेहरे को देखकर बिना कुछ कहे ही चले जाते हैं। मैं काली हूँ, इसलिए कोई भी मुझसे शादी करना नहीं चाहता है और अब तो मुझे भी किसी से शादी नहीं करनी है। ऐसा मत कहो पुत्री, तुम्हारी भी शादी एक अच्छे लड़के के साथ जरूर होगी। माँ काली पर भरोसा रखो पुत्री। हाँ, मुझे माँ पर पूरा भरोसा है, पर मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरी कभी शादी होगी भी। अगर ऐसा है तो मैं करूंगा तुमसे शादी। क्या कहा? आप मुझसे शादी करेंगे? पर आप मुझसे क्यों शादी करेंगे? क्या आपको मेरे काले होने से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मैं किसी के रूप को नहीं बल्कि उसकी दिल और उसके सच्चाई को देखता हूँ। और मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी हो। एक अनजान लड़के की तुमने बिना सोचे समझे इतनी मदद की, उसकी जान बचाई और मेरे जिद करने के बाद भी मुझे यहाँ से जाने नहीं दी, क्योंकि मैं अभी भी घायल हूँ। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, अच्छा है, और इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो। देखो पुत्री, मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन तुम्हें एक अच्छा लड़का जरूर मिलेगा जो तुम्हारे रंग को नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को देखेगा बेटी, दिल को। हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर काली, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। राजकुमारी, मुझे लगता है कि यही सही समय है। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या आप दोनों कृपया करके बाहर जा सकते हैं? हाँ ठीक है, हम बाहर जाते हैं। ये क्या आर्या, तुमने मुझे बताने से रोका क्यों कि मैं उसकी बहन हूँ और वो कौन है? मुझे नहीं लगता कि अब इसकी जरूरत पड़ेगी। पर क्यों? क्योंकि काली अपने पिता से बहुत प्रेम करती है और वो इस बात से ही परेशान है कि उसके काले होने के कारण कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता। अगर उसे ये बात पता चली कि काली होने के कारण महाराज ने उन्हें बाहर कर दिया और किसी और ने उसे पाला, तो काली को बहुत ही खराब लगेगा और पता नहीं ये सब सुनने के बाद वो हमारे राज्य वापस आएगी भी या नहीं, पता नहीं। तुम सही तो कह रहे हो, पर देखिए राजकुमारी, काली को किसी भी तरह राज्य में वापस लाना है। जो मेरे शादी करने से वो आ जाएगी। और वैसे भी अगर राज्य में किसी को पता चला महाराज के इस हरकत के बारे में, तो शायद राज्य के सारे लोग भड़क जाएंगे और महाराज से नफरत करने लगेंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि किसी को इस बारे में पता ना चले और काली राज्य वापस भी आ जाए। सही कहा, तुम तो सच में काफी समझदार हो। आर्या, तो क्या इसलिए तुम काली से शादी कर रहे हो? हाँ, पर मुझे काली पसंद भी है और वैसे भी मुझे आगे चलकर किसी ना किसी से तो शादी करनी ही है, तो काली से ही कर लेता हूँ। वो दिल की सच में बहुत अच्छी है और इसी बहाने राज्य का हाल भी फिर से पहले जैसा हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आर्या की सलाह राजकुमारी को पसंद आई और राजकुमारी मान भी गई। ये बात मगन को भी आर्या ने अच्छे से समझा दिया और मगन भी मान गया और ये सब जाकर राजमहल में महाराज को भी बताया गया और सभी इस बात से सहमत हुए और कुछ दिनों बाद आर्या और काली की शादी हो गई, जिसके बाद काली उस राज्य में फिर से लौट आई और राज्य अब फिर से पहले जैसा फलने फूलने लगा और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।